नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। मैं करंट आपको बताऊंगा और कल का ये वीडियो और आज का वीडियो दोनों वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, सबसे पहले दिल्ली में ओड और इवन नंबर। जो दिल्ली है, ओड और इवन। क्या है दिल्ली में ओड और इवन नंबर? कि आप बोलेंगे दिल्ली में सम, ये सम और ये है विषम। तो ओड का पता है आपको। विषम विषम नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 अर्थात जो आप चलेंगे इसमें गाड़ी का नंबर है। एक नंबर लास्ट डिजिट में बोल रहा है, जो गाड़ी जो भी इंड होंगे नंबर में, जैसे 4 डिजिट का रहता है नंबर आपके पास गाड़ी का, 4, 3 मान लेते हैं गाड़ी का डिजिट है। तो एंडिंग हो रहा है लास्ट सब एक से। इसे आप क्या बोलेंगे? विषम नंबर अर्थात ओड। और इवन किसे बोलेंगे? 2, 4, 6, 8 और 0। ऐसे करके जो इंड हो रहे हैं लास्ट में। यहाँ पे गणित का एक फॉर्मूला लगाया गया है कि दिल्ली में ओड और इवन एक स्कीम है सरकार की, कार से रिलेटेड है। जो भी कार है, कार के लास्ट में जो डिजिट है वो ओड वाली है या सम वाली है। अगर मान लेते हैं विषम वाली है, जैसे एक आ रहा है, तो ये विषम दिन चलेंगे। विषम दिन पुनः इस दिन सम वाली गाड़ी नहीं चलेगी, अर्थात जो लास्ट में आपका 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहे हैं लास्ट में, अंत में गाड़ी का ये वाला नंबर, ये इस दिन नहीं चलेगी। जिस दिन विषम नंबर वाली गाड़ी चलेगी उस दिन सम नंबर वाली नहीं चलेगी। जिस दिन सम नंबर वाली चलेगी उस दिन विषम नंबर वाली नहीं चलेगी। फिर एक से जो है 1, 3, 5, 7 वाला एक दिन, इसी तरीके से ये एक दिन। तो ये है आपका ओड और इवन स्कीम। तो क्या बोलेंगे? दिल्ली में जो ओड और इवन स्कीम है, बिल्कुल यूनिक स्कीम है। ये किससे रिलेटेड है? तो कार से रिलेटेड है। इसमें सारे कार भी शामिल नहीं है, देखेंगे जो कार है सभी कार भी शामिल नहीं है पहले। लेकिन आपको याद रखना है कि कार से रिलेटेड है। कार जो चलेगी एक दिन चलेगी विषम नंबर वाली कार, जिसका अंत में विषम संख्या होगा। सम संख्या वाली उस दिन ही चलेंगे। जिस दिन सम संख्या वाली चलेगी उस दिन विषम संख्या वाली नहीं चलेगी। तो यही है ओड और इवन स्कीम दिल्ली का। अब ये क्या है, इसमें सभी कारें शामिल नहीं है। जैसे महिला जो कारें चलाती है, महिला के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो महिला रजिस्टर्ड कारें या ड्राइविंग वाली कारें ये शामिल नहीं है। पुनः टैक्सी भी शामिल नहीं है, ओनली कार के लिए है। तो महिला भी नीचे, महिला के नाम पे जो रजिस्टर्ड है कार है उसको छूट है, वो चला सकते हैं। टैक्सी वाले को छूट है, क्योंकि टैक्सी का तो रोजी रोटी है, तो इन्हें ओड इवन इस पे लागू नहीं होगा। नहीं, कार महिलाओं के ओड इवन पे लागू होता है। तो ये है। अब सवाल है स्कीम कब से आया सरकार ने। देखिए, सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड है कि किस किस कंट्री में चलते हैं, ऐसे कौन से विदेशी देश हैं जहाँ पे आप क्या बोलेंगे ओड और इवन स्कीम चालू है, ये योजना चल रही है। तो सबसे पहले देखिए, चीन है, फ्रांस, मैक्सिको, बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे इनके सिटी में ओड और इवन स्कीम चलती है। तो यहीं से लिया गया है दिल्ली में भी ओड और इवन। ये कब आया प्रैक्टिकल के तौर पे दिल्ली में? तो दिल्ली में आप बोलेंगे कि 2016 में ट्रायल चला एक। पुनः क्या था, इसके बाद बोलेंगे 2019 में सरकार ने इस योजना को लागू किया। सरकार ने योजना को लागू किया और फिर से एक बार सरकार 2023 में लागू कर रही है। समय समय पे इसको लागू किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है और ऐसे क्या होगा ये भी देखेंगे। है क्या, क्यों चालू होना चाहिए ऐसा? तो ये ओवरऑल पॉल्यूशन को लेके है। जो पॉल्यूशन है कार से निकल रहा है, इमिशन, धुआं, पेट्रोल डीजल वाली कार से, इसको रोकना है। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार डाउन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है रिकॉर्ड बना गया है, 421 पे पहुंच गया है। अर्थात दिल्ली की जो वायु प्रदूषण है वो गंभीर से भी गंभीर श्रेणी में आ चुकी है। एक बार देखते हैं फिर से मामला कुल मिला के ओड इवन स्कीम का क्या है, तो प्रदूषण से संबंधित है। जो ओड और इवन योजना है, क्या बोलेंगे आप? प्रदूषण को कंट्रोल करना है। जो प्रदूषण है उसके नियंत्रण के लिए, तो पोल्यूशन कंट्रोल करना है।
अब इसमें क्या है, जो कारें हैं इसमें डीजल पेट्रोल दोनों, डीजल व पेट्रोल दोनों कारें होती है। अब इससे क्या होता है, डीजल पेट्रोल वाली कारें से धुआं तो निकलता है, साथ साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी निकल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते जा रहा है लगातार। जो प्रदूषण है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का कितना हो गया है, 421 के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके इसमें और पीएम जुड़िएगा, पीएम 2.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलेट मैटर प्रति 10 लाख पे ये कणों की संख्या क्या है, 2.5 बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 2.5 माइक्रोन वाले जो कण है इनकी संख्या 10 लाख पे कितना है, मैंने इसको आपको बताया, देखिएगा एक बार वीडियो। तो WHO इसके अनुसार जो भारत है, भारत का पीएम, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो बोल रहा है WHO के अकॉर्डिंग जो भारत है इसका पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है, ये इसके मापदंड, इसका इसने जो मापदंड बनाया कितना होना चाहिए, मापदंड से भी 10 गुना अधिक है। विशेष रूप से दिल्ली के लिए बात कर रहा है। अब बताइए 10 गुना दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर है, तो श्वसन जो भी आप ले रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर सांस के अंदर जा रही है, श्वसन से संबंधित बीमारी, हेल्थ से संबंधित बीमारी, बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रही हो, चाहे फेफड़ा हो चाहे किडनी हो, तो सारे में पार्टिकुलेट मैटर जो रहते हैं वो चले जाते हैं। रिजल्ट ये है कि मानव का प्रीमेच्योर डेथ हो रहा है, समय से पहले ही मारे जा रहे हैं लोग। तो 10 गुना इसका मापदंड बोलेंगे, WHO के मापदंड से 10 गुना अधिक दिल्ली का PM 2.5 हो चुका है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स तो रिकॉर्ड चला गया है 421 के पार। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ओड इवन योजना है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, ना कि किसी अन्य चीज के लिए है, ये आपको याद रखना होगा। अब सवाल है सरकार और क्या क्या उपाय अपना रही है, सिर्फ ओड इवन ही नहीं है, ये तो है ही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए और भी उपाय है, लेकिन ओड इवन से होगा क्या, देखिए कार की संख्या सीधी आधी हो जाएगी। जो कार है एक दिन सम संख्या वाले चल रहे हैं, एक दिन विषम संख्या वाले चल रहे हैं। मान लेता हूँ कि 50 कार थी, तो 50 कार में सम विषम वाले, इसमें कुछ कुछ छोड़ देते हैं। अगर टोटल 50 कार रजिस्टर्ड है दिल्ली में, इसमें से 5 कारें छूट है, जैसे टैक्सी वाले को, महिला को, तो जो महिला है टैक्सी, इसको 5 कार हटा दीजिए। अब बच रहा है 45 कार। इस 45 कार में सम और विषम नंबर वाले, तो इसमें से मान लीजिए 22 और एक 23, तो 22 कारें एक दिन चलती है, 23 कारें दूसरी दिन चलती है। तो ऐसे में क्या होगा, पोल्यूशन क्या है, इनके द्वारा जो भी PM 2.5 हो, धुआं हो, नाइट्रोजन, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम होंगे। योजना ठीक है, प्रदूषण कम करने के लिए है। अब है यहाँ पे प्रदूषण को रोकने के लिए और सरकार ने, दिल्ली सरकार ने क्या उपाय किया है, तो बोलेंगे जो निर्माण कार्य, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, रोड बन रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन है उस पर अभी प्रतिबंध है। तो निर्माण पे प्रतिबंध लगाइए, तोड़ फोड़ पे भी प्रतिबंध है, कि कोई इमारत तोड़ना है, सड़क तोड़ना है, नाली रोड कुछ भी तोड़ना है, सब पे प्रतिबंध है अभी फिलहाल। तो निर्माण पे भी प्रतिबंध है, साथ साथ में तोड़ फोड़ पे प्रतिबंध है। फिर बोलेंगे स्मोक टावर आते हैं, जगह जगह लगाए गए हैं स्मोक टावर। ये धुएं को क्या करता है, वायुमंडल से एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थात प्रदूषित वायु को सोखने वाला एक स्मोक टावर है। स्मोक मतलब पूरा, टावर मतलब टावर। तो एक टावर बना दिए जिसपे एक डिवाइस लगाया है, प्रदूषित वायु को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिल्टर करके स्वच्छ वायु में कन्वर्ट करता है। पुनः मशीन देखेंगे, झाड़ू लगाने वाली मशीन है, बड़ी बड़ी मशीनें आती है जो चलती है डीजल पेट्रोल से या इलेक्ट्रिक से। तो बोलेंगे झाड़ू लगाने वाली मशीन, मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन है, झाड़ू वाली मशीन, मैकेनाइज बोलते हैं इंग्लिश में, मैकेनाइज। और आपका मशीन है तो झाड़ू वाले मशीन है। पुनः स्प्रिंकलिंग वाटर है, पानी डालने के लिए स्प्रिंकलिंग वाटर। देखते होंगे झाड़ू लगाने के साथ साथ क्या है मशीन में, जो पानी भी आता है ताकि धूल उल के कण दबे रहें। तो सिटी में विशेष रूप से दिखाई देता है, ये सब गाँव में नहीं दिखेंगे आपको मशीन। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, रोड पे चलती है, साफ करते रहती है। अन्य भी है, जैसे डीजल जनरेटर पे प्रतिबंध लगा दिए सरकार। डीजल जनरेटर है और डीजल जनरेटर को प्रतिबंध लगा, जैसे डीजल जनरेटर जलते हैं तो फिर से डीजल से आपका PM निकल रहा है धुआं,
इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। और जो कंपनियां हैं उसको लगातार बिजली की सप्लाई बढ़ा रही है, क्या बोलेंगे, बिजली की सप्लाई सरकार नॉन स्टॉप कर रही है ताकि वायुमंडल स्वच्छ रहे। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार मीटिंग कर रही है ताकि जो कृषि अवशेष हैं कम जले, जिससे ही प्रदूषण होता है। सबसे अधिक तो पॉल्यूशन का कारण यही है, कृषि अवशेष, ये कम जले। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है, राजस्थान से भी है, इसमें राजस्थान भी शामिल है। इसके अलावा क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक बसें चला रही है, मेट्रो का जो फेयर है लगातार बढ़ते जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि व्यक्तिगत कार के जगह, गाड़ी के जगह आपका एक कम्युनिटी रूप से लोग आपस में, जैसे मेट्रो में सफर करें, कार छोड़ दे, अगर एक ही कार है तो एक कार में पांच पांच चार चार लोग सवारी करें, तो कुछ छूट भी दे रही है सरकार। बस में ज्यादा से ज्यादा सवारी करें, तो डीटीसी बस चलती है दिल्ली में, उसका लगातार फ्लीट बढ़ाया जा रहा है। इतने सारे उपाय किए जा रहे हैं। अब ओवरऑल मामला क्या है कि जो दिल्ली है, तो दिल्ली में आप देखिए कि आखिर कृषि अवशेष के जो पोल्यूशन होते हैं वो क्यों एक जगह कंसंट्रेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली और मुंबई का भी एक बार कंपेयर कर देते हैं। अभी मुंबई से भी खबर आती है कि लगातार प्रदूषण बढ़ रहे हैं मुंबई में, तो एक बार दिल्ली मुंबई का कंपेयर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मामला लगातार बना हुआ है सुर्खियों में। तो देखिए दिल्ली और मुंबई, इन दोनों को अभी पोल्यूशन में कंपेयर करते हैं। मुंबई, अब ये देखिए, दिल्ली जो है बोल रहा है एक पोल्यूशन बॉल है, अर्थात प्रदूषण कटोरा समझिए। पोल्यूशन बॉल एक कटोरा है, पोल्यूशन बॉल। अब ये क्या है, दिल्ली के आसपास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, तो इसके बीच में ही फंस जा रहे हैं दिल्ली। एक तो इसका शहरीकरण है, औद्योगिकरण है। अब यहाँ जो प्रदूषण फैल जा रहे हैं, ये फंस जा रहे हैं प्रदूषण के कारण, ये यहीं पे बने रह रहे हैं, कटोरे में बन रहे हैं, चारों साइड घूम रहे हैं, तो इसलिए फंस के रह गए, इसलिए इसे पॉल्यूशन बॉल बोला जाता है। और ये विशेष रूप से कब होता है, तो ठंडी में होता है। अब ये जब इसमें फंस गए हैं धूल उल के कारण, PM 2.5, PM 10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो इसमें फंस के घूम रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आउटर साइड नहीं जा पाते हैं। तो जो प्रदूषण है, प्रदूषण, इसको एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, पोल्यूशन बॉल, अर्थात प्रदूषण का कटोरा है, उस कटोरे में ही घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं, तो प्रदूषण के कारण। ऐसा कब होता है, ठंडी में होता है, वायु शांत हो जाती है, मौसम ठंडा रहता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये वायु शांत होने के कारण ऐसा होता है। अब देखिए मुंबई जो है भारत के कहाँ पे है, तो बोलेंगे कोस्टल जो बेल्ट है वहाँ पे है, ये वाला इलाके में, ये मुंबई है आपका। तो मुंबई में समुद्री हवाएं चलती है, ऐसे करके अरब सागर है, समुद्र से हवाएं आ रही है, मुंबई को साफ कर रही है। तो जो भी पोल्यूशन है, अगर हवा चलती है बंगाल की खाड़ी, सॉरी, अरब सागर से, तो प्रदूषण को उड़ा के ले जाती है, मुंबई साफ रहता है। और ये कब होता है, जब बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं तब, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या है कि पॉल्यूशन जो रहते हैं मुंबई में नहीं रहती है, तो 3-4 महीने तो मुंबई जो रहता है पॉल्यूशन फ्री रहते हैं। अब इसके बाद क्या रहता है, जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटने लगते हैं, अर्थात यहाँ से हट के अब फिर साउथ की ओर जा रहे हैं, तो हवा शांत हो जाती है मुंबई में। अब शांत होने के बाद क्या है, फिर से सेम वही प्रॉब्लम जो दिल्ली का है, यहाँ पे चारों साइड जो है प्रदूषण फैलने लगते हैं। प्रदूषण का कारण है यहाँ भी निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं लगातार, औद्योगिकरण है, पेट्रोकेमिकल है। जैसे पेट्रोकेमिकल से बहुत अधिक पोल्यूशन होता है मुंबई में। पेट्रो पेट्रोकेमिकल है, केमिकल लिख लीजिएगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तेल उल वाला, तेल को साफ करने के जो रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल है। तो दिल्ली, मुंबई में ये विशेष रूप से पोल्यूशन फैलाता है। सेम बाकी बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन होते हैं मुंबई में, बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, रोडें बन रही है, नाली बन रही है, फिर धूल के कारण है, डस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो बंगाल, अरब सागर से आने वाली हवाएं हैं, ये इसे स्वच्छ करने में बहुत मदद करती है। तो दिल्ली की तुलना में मुंबई कम पोल्यूटेड है, लेकिन ये वाला जो भी मौसम रहता है,
यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून अक्टूबर से डिट्रीट करने लगती है, अर्थात पीछे आने लगती है, दक्षिण की ओर जा रही है। और यहाँ पे मौसम शांत हो जाता है, वायु शांत हो जाती है। रिजल्ट ये रहता है कि मुंबई में पॉल्यूशन होते हैं। तो आपको इतना देखना होगा दिल्ली मुंबई के बीच अंतर, और बस एक विशेष रूप से याद रखेंगे, थोड़ा कंसेप्ट है। अब यहीं पर प्रदूषण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या है प्रदूषण से। देखिए, प्रदूषण के मामले में जो दिल्ली है ये बहुत अधिक प्रदूषित है। वर्ल्ड विश्व के जो 30 शहर हैं, वर्ल्ड के 30 पॉल्यूटेड सिटी, अगर पोल्यूशन वाला सिटी बताया जाए राजधानी में, 30 कंट्री उठा लीजिए, उसकी राजधानी उठा लीजिए, उस 30 कंट्री में से आपको जो राजधानी दिखाई दे रही है दिल्ली प्रथम स्थान पे है। जैसे लंदन किसकी राजधानी है? यूके की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। चीन का बीजिंग है। बांग्लादेश का ढाका, नेपाल का काठमांडू, ऐसे करके आप सारे राजधानी उठा लीजिए, और राजधानी उठाने के बाद कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा दिल्ली सारे इंडेक्स जितने भी वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे है, सब में फर्स्ट नंबर पे पोल्यूशन के मामले में दिल्ली है। पुनः प्रदूषण है, इसका एक इकोनॉमिक्स प्रभाव है, जो आज का न्यूज भी था। एक सर्वे बताया गया इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव है। अब देखिए, इकोनॉमिक्स पे हम लोग को जाना होगा, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा ये आपका। ओवरऑल कंसेप्ट ही आपको समझ में आ जाएंगे। पॉल्यूशन और इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच का एक संबंध कैसे होगा। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? डिमांड है, सप्लाई है, कंजप्शन होते हैं, है ना। ये बेस्ड है इकोनॉमिक्स का, कि प्रति व्यक्ति आय हो, राष्ट्र आय हो, कंजप्शन हो, डिमांड हो और सप्लाई हो। तो प्रदूषण और इकोनॉमिक्स, प्रदूषण के कारण इकोनॉमिक्स पर प्रभाव। तो प्रदूषण का इकोनॉमिक्स प्रभाव, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगे जो श्रम है। देखिए, श्रम कहाँ पे काम करता है। इंडिया के अंदर जो श्रम है, अर्थात लोग 50% बाहर में काम करते हैं, 50% अंदर, ठीक है। इसे बोलिए आउटर जॉब और इनर जॉब। दो जॉब में पहले बांट दीजिए। बाहर की ओर काम करने वाले 50% लोग हैं, तो 50% अंदर काम करते हैं, अर्थात ऑफिस के अंदर काम करते हैं। जैसे कॉल सेंटर एग्जाम्पल है, जो कि एक जगह ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक टीचिंग लाइन है, बहुत सारी सेवा सेवा है, बैंक है, तो ये सब इनर जॉब वाले हैं। आउटर जो जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जैसे डिलीवरी करने वाला फ्लिपकार्ट और अमेजोन के एम्प्लॉई हो, तो बाहर में काम कर रहे हैं। तो श्रम, ये जो बाहर काम कर रहा है, पोल्यूशन से अधिक प्रभावित है, ये कम प्रभावित है। रिजल्ट है जो 50% आउटर जॉब है, इसके श्रम पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा प्रदूषण का। क्या बोलेंगे? प्रदूषण का इस पे प्रभाव पड़ेगा, इसका हेल्थ खराब होगा, स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य खराब होंगे तो स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ जाएगा। अभी काम नहीं कर पाएगा। देखिए, दो तरीके से, एक तो स्वास्थ्य गिरा तो ये काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो आमदनी जनरेट नहीं कर पाएगा। जब आमदनी नहीं बन पाए, जब आमदनी नहीं बने तो खर्च कैसे करेगा? जब खर्च नहीं करेगा तो मांग कैसे होगी इकोनॉमिक्स में? किसी भी वस्तु, जैसे मतलब वस्तु है या कोई गुड्स है, उसकी मांग कैसे होगी? तो खर्च नहीं कर पाएगा तो मांग नहीं होगी। जब मांग नहीं होगी तो उसके बाद क्या बोलेंगे? सप्लाई नहीं होगी। तो उस वस्तु की सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होने के कारण क्या है? फैक्ट्री बंद होंगे, फैक्ट्री बंद होंगे। एक चेन बनाइएगा इसमें, फिर से एक बार समझिए, कि जो 50% आउटर में जॉब कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डिलीवरी बॉय है जो डिलीवरी कर रहा है, मान लीजिए स्वास्थ्य में गिरावट आता है उसका, प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलेगी उसका, जैसे दमा का श्वास से रिलेटेड है, फेफड़े और किडनी से रिलेटेड है। रिजल्ट ये होगा, स्वास्थ्य गिरेगा उसका, तो उसका जॉब छूटेगा, बैठना पड़ेगा उसे कुछ दिन, आमदनी नहीं हो पाएगी। जब आमदनी नहीं हो पाएगी, खर्च नहीं कर पाएगा, खर्च न करने के कारण इकोनॉमिक्स में मांग कम हो जाएगी किसी भी वस्तु और सामान की। जब वस्तु सामान की कम मांग होगी तो सप्लाई भी कम होगा, सप्लाई कम होने लगे फैक्ट्री बंद होने लगेगी, जब फैक्ट्री बंद होने लगेगी रोजगार फिर समाप्त हो गए, रोजगार गिरेंगे।
फिर फैक्ट्री बंद होगी, सरकार को टैक्स कम मिलेगा, टैक्स कम मिलेंगे, सरकार खर्च कम करेगी। जब सरकार खर्च कम करेगी तो वेलफेयर योजना कैसे चलेगी? भारत में अभी भी जो मल्टी पॉवर्टी रूप से 15% लोग गरीब हैं, ऐसे 30% लोग गरीब हैं, तो उनका क्या होगा? टैक्स पे डिपेंड करते हैं वो सारे वेलफेयर स्कीम पे। दूसरा इस साइड है, स्वास्थ्य पे खर्च करना पड़ेगा। एक और पहलू देखिए, ये तो एक चेन में चलाइए। दूसरा है, जब स्वास्थ्य गिरेगा तो उसको मेडिकल पे खर्च करना होगा इस पे। अब जब स्वास्थ्य पे खर्च कर रहा मान लेते हैं, तो उसकी जेब से इनकम चली जा रही है, ठीक है। जब इनकम चली जा रही है, बाकी सेक्टर का क्या होगा फिर? उसमें ऑटोमेटिक इसका खर्च में कटौती करना पड़ेगा। जैसे शिक्षा, जिसका अन उपभोग का कंज्यूमर वस्तु भोग कर रहा है, उसमें उपभोग कम करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल है, कार है, डीजल पेट्रोल, इन सब पे धीरे धीरे उपभोग कम होने लगेगा। ये सब की कंपनियां क्या है, बंद होने लग जाएगी। और मेडिकल सेक्टर का ये बूम करेगा, स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य सेवा बूम करेगा, बाकी सारे सेक्टर में गिरावट आएगी। कुल मिला के प्रदूषण के कारण इकोनॉमिक्स को क्या बोल रहा है, जो जीडीपी है उसमें गिरावट आएगी 4.5% तक 2030 तक। भारत जैसे विशाल देश के लिए 1-1% जीडीपी मायने करता है। हर साल वस्तु और सेवा 1% बढ़ने चाहिए। 1-1% क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो बढ़ना चाहिए। 10-10-12% से उल्टा गिरावट हो जाएगी। प्रदूषण के कारण 4.5% का गिरावट है, और ऐसा वेस्टर्न कंट्री में दिखाई दे रहा है, भारत में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल प्रदूषण एक इकोनॉमिक्स पे दबाव बना रहा है लगातार, दूसरे से स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल रहा है। अब यहाँ मरने वाले अलग हैं, जो प्री मेच्योर है, समय से पूर्व ही मारे जा रहे हैं स्वास्थ्य के कारण, जो खर्च नहीं कर पा रहे हैं उनका क्या? ठीक है। पुनः सरकार को यहाँ पे क्या है, कम आमदनी होगी तो सरकार वेलफेयर पे कम खर्च कर पाएगी। सरकार को खर्च करना होगा, या तो सरकार जो अपना खर्च कर रही है रोड बनाने में, बिजली बनाने में, फिर मान लीजिए फैक्ट्री बनाने में, उसकी जगह कटौती करके सरकार को वेलफेयर योजना पे खर्च करने होंगे। जैसे स्वास्थ्य पे सरकार को खर्च करना होगा, तो सरकार का ही पॉकेट से खर्च बढ़ेगा। तो ओवरऑल जीडीपी में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, श्रम की प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आएगी, कंजप्शन में गिरावट आएगी, डिमांड कम होंगे, सप्लाई कम होंगे। तो एक सिनेरियो बनाइएगा ऐसा। अब यहाँ पे देखिए, एक क्लाइमेट इसमें जोड़ दिया जाए, प्रदूषण के साथ जलवायु परिवर्तन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट जो चेंज है इसको तो समझना बहुत टफ है, क्योंकि साइंटिफिक कारण बहुत सारे हैं उसमें। हर सेक्टर क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन से प्रभावित है। तो क्लाइमेट चेंज को बस आप ये समझिए, जो जलवायु में होने वाला परिवर्तन है। जैसे ठंडा ठंडा की जगह गर्म आ जाए, वर्षा की जगह गर्मी आ जाए। जो अभी करंट में आपकी जलवायु है कि जब धूप नहीं होने चाहिए थे तब वर्षा हो रही है, जब वर्षा नहीं होने चाहिए थे तो धूप हो रही है, जब चक्रवात नहीं चलने चाहिए थे, आंधी तूफान चल रहे हैं उस समय, आकाश में बिजली गिर रही है, तो जलवायु में होने वाला परिवर्तन है ये, जलवायु परिवर्तन कहलाता है। इस जलवायु पर परिवर्तन को आप प्रदूषण से जोड़ेंगे तो इकोनॉमिक्स पे और बोझ बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज इटली का एक सर्वे है। जो इटली है किस लिए फेमस है? यूरोप की कंट्री है, रोम राजधानी है इटली का, इटली की राजधानी रोम, यूरोप की कंट्री है, विकसित कंट्री है। जो इटली है अपने एग्रीकल्चर के लिए, कृषि उत्पाद के लिए वर्ल्ड फेमस है, कृषि उत्पादन के लिए। इसमें भी खास कर क्या बोलेंगे, अंगूर, अंगूर की खेती बहुत होती है इटली में, इसका पोजीशन भी है। पुनः सेकंड नंबर पे खट्टे फल, खट्टे फल। अब जब ये दोनों होते हैं, इन दोनों से क्या है, शराब इंडस्ट्री चलती है वहाँ पे, तो शराब उद्योग। अब सिर्फ इटली का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जलवायु परिवर्तन प्रदूषण को लेके कि इटली में क्या हो रहा है। देखिए इटली का जो एक्सीडेंट है अभी, कि इटली अपने कृषि उत्पाद के लिए फेमस है। अंगूर की खेती होती है, खट्टे फल की खेती विशेष रूप से होती है, इसका सप्लाई करता है। इससे प्लस शराब बनते हैं, तो शराब भी ये एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। अब क्या है, जब निर्यात कर रहा है तो इससे इसकी आमदनी जनरेट हो रही है। लेकिन इटली में अक्टूबर का महीना, जो अक्टूबर का मंथ है, तो इस महीने में क्या हुआ है, बोल रहा है एक्सट्रीम रिकॉर्ड टेम्परेचर मापा गया है,
सबसे अधिक गर्मी था अक्टूबर में, सबसे अधिक गर्मी। अब इसी में है सबसे अधिक गर्मी रहा, बोला इसी साल सूखा पड़े इटली में, बाढ़ आए और चक्रवात आया। इटली इससे प्रभावित है इस साल, सूखा से, एक साइड सूखा है, दूसरे साइड बाढ़ आया है, फिर इटली में चक्रवात आए हैं। इन तीनों के कारण कृषि का जो प्रोडक्शन था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। कृषि फसल जैसे अंगूर की खेती ये प्रभावित हुई, और खट्टे फल की भी। रिजल्ट ये है कि 10 बिलियन डॉलर से अधिक क्या हुआ, आपका फसल बर्बाद हो गए, बोलेंगे बर्बाद हो गए ये। अब इसको भरपाई करने के लिए, वहां पे विकसित कंट्री है, तो जो किसान रहते हैं उनका कृषि प्रोडक्ट जो भी रहता है उस इंश्योरेंस चलता है। इंश्योरेंस, भारत में सभी किसान के पास इंश्योरेंस नहीं है एग्रीकल्चर का, लेकिन वहाँ ये विकसित कंट्री है, तो इसके कृषि फसल के इंश्योरेंस होते हैं। ये 10 बिलियन डॉलर का अगर नुकसान हुआ कृषि फसल का, तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा भरपाई करना होता है। इस पे एक अलग से दबाव आया, तो अलग से इंश्योरेंस कंपनी पे दबाव आया कि इसको फंडिंग की, सरकार ने फंड डाला। ठीक है, जब ये 10 बिलियन डॉलर कृषि का प्रोडक्ट का नुकसान हुआ, तो शराब इंडस्ट्री भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कुल मिला के एक अनुमान है इटली में इस साल 20 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। तो 20 बिलियन डॉलर इटली की इकोनॉमिक्स में इस साल जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण बर्बाद हो गई। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि इटली जैसा विकसित कंट्री, इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पे बहुत अधिक भी है, साथ साथ में फंडिंग भी की रही है, टेक्नोलॉजी में भी अव्वल है ये, इसके बाद ये स्थिति है, और भारत जैसे विकासशील स्टेट के लिए। तो क्या बोलेंगे, भारत जैसे विकासशील की बात है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि इटली जैसा जो विकसित कंट्री है, ये पूरी तरीके से इंश्योरेंस कंपनियां बहुत अधिक है, विकसित है। हर किसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन में जोड़ा गया था, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस से जुड़ा है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, बच्चे, सब जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद इटली पूरी तरीके से प्रभावित है कि ये कुछ नहीं कर पा रहा जलवायु परिवर्तन प्रदूषण को लेकर विशेष, ये अपने आप आ रहे हैं, आकस्मिक घटना है, लेकिन प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का। तो भारत जैसा विकासशील देश जिसके पास पैसे की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, इटली से टेक्नोलॉजी के मामले में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उसको 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो भारत जैसे राष्ट्र को सोचिए, उसमें भी बिहार जैसा गरीब स्टेट, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब गरीब स्टेट हैं, इनका क्या, जिनके पास न तो पैसे हैं न तो टेक्नोलॉजी है। लेकिन एग्रीकल्चर बेल्ट में बिहार और यूपी, तो ये पिछड़े हुए हैं पहले से, और प्रति व्यक्ति आय कम है। उस स्थिति में जलवायु परिवर्तन प्रदूषण के कारण अगर इनको 20 बिलियन 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, तो इसकी सोचिए डिमांड या इकोनॉमिक ग्रोथ करने की शक्ति क्या होगी, बुरी तरीके से प्रभावित होगी। तो ये है आपका जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण पे पूरा का पूरा एक वीडियो है।